हे गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू एम बाय। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो आपकी अब 1 बजे वाली क्लास में टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी। आज हमने 3 बजे क्लास की है ये, क्योंकि आपका आज कुछ काम था। ठीक है, तो यहाँ पे आप केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपके जितने भी आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो या फिर आपका सीडीएस का एग्जाम हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से जितने भी हम आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो सब आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं, और उनको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी स्टूडेंट एक बार शेयर कर दें, इस सेशन को लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उन सबकी नोटिफिकेशन आपसे टाइम तक आप तक पहुंच जाए। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर लिक्विड एट और नियर रूम टेम्परेचर। इसमें इन्होंने कहा है कि इन चार कोई एलिमेंट गिवन, इन चार एलिमेंट में आपसे पूछा है कि रूम टेम्परेचर पर या फिर नियर बाय रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में कौन कौन मिलते हैं, बताइए। यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए में, मतलब पॉइंट नंबर 1 में सीजियम दे रखा है, पॉइंट नंबर 2 में मरकरी दे रखी है, पॉइंट नंबर 3 में गैलियम दे रखी है, पॉइंट नंबर 4 में फ्रांसियम दे रखा है। तो यहां पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन रूम टेम्परेचर या फिर नियर बाय रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हमें पता होता है कितना होता है। रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में 300 केल्विन लिखते हैं। तो ये है रूम टेम्परेचर, या जिसको हम सामान्य तापमान कहते हैं। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर या फिर इसके आसपास टेम्परेचर, जैसे 27 के आसपास हो गया, 28 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस एटसेट्रा। ठीक है, तो एट रूम टेम्परेचर और नियर रूम टेम्परेचर कौन कौन से वो एलिमेंट हैं जो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, जो लिक्विड स्टेट में आपको मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम सीजियम की बात करें, तो सीजियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा आपको। मरकरी एग्जैक्ट 27 डिग्री सेल्सियस पर आपको मिल जाएगी लिक्विड फॉर्म में। गैलियम की बात करें, इसका करीब 28-29 के आसपास होता है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास मेल्टिंग पॉइंट है गैलियम का। इसको हम Ga से रिप्रेजेंट करते हैं, मरकरी आपका Hg हो गया। ठीक है, तो गैलियम का भी जो रूम मेल्टिंग पॉइंट है रूम टेम्परेचर के आसपास होता है, तो मतलब ये भी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। फ्रांसियम का भी रूम टेम्परेचर के आसपास ही मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये भी, इसका भी आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर सीजियम की बात कर रहे हो या फिर मरकरी, गैलियम, फ्रांसियम, ये सब लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे रूम टेम्परेचर या नियर बाय रूम टेम्परेचर। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, बहुत ही शानदार लेवल का। क्लियर है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको 4 एलिमेंट गिवन है, एक आपका मरकरी गिवन है, एक सीजियम, एक गैलियम और एक फ्रांसियम। आपसे पूछा है कि रूम टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर के आसपास के टेम्परेचर पर इनमें से कौन लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, तो ये चारों लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको हम क्लिक कर देंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाएगा डी ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड गिवन है और उन कंपाउंड को बताना है कि इनमें से कौन ऑर्गेनिक है। तो बहुत ही शानदार है, इसको जल्दी से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे कुछ कंपाउंड गिवन है, ठीक, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इन्होंने कहा है विच ऑफ द अबव इज और आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसमें, हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो गाइस हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है ना, 2 और 3, बहुत अच्छे। और ट्राई करो, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें कार्बन पाया जाए वो ऑर्गेनिक होते हैं। जिस कंपाउंड में कार्बन पाया जाता है, क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखो, इसको हम ऐसे समझते हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, देखो मैं समझा देता हूं पहले, फिर आप आंसर करना कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हम अगर लिविंग थिंग्स की बात करें गाइस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं आपके, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सबको हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स है, पेड़ पौधे हो गए, प्लांट्स, ट्रीज, है ना, पेड़ पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को हम क्या कहते हैं,
लिविंग थिंग्स कहते हैं। और ये सब किससे मिलकर बने हैं? हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, ये सब हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सब हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हैं, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बने हैं। ठीक है ना। या फिर हम फॉसिल फ्यूल की बात करें, आप लोग फॉसिल फ्यूल जानते हैं, फॉसिल फ्यूल जिनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। फॉसिल फ्यूल में कोयला आ जाता है, कोयला आ जाता है। फॉसिल फ्यूल में पेट्रोलियम आ जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम आ जाता है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। या फिर गाइस हम नेचुरल गैस की बात करें, किसकी बात करें? नेचुरल गैस की बात करें। ठीक है ना, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हैं, ये सब हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हैं। क्लियर? तो यहां पर लिविंग थिंग्स में प्लांट एनिमल्स हो गए और ये फॉसिल फ्यूल हो गए जैसे कोयला, पेट्रोलियम और ये नेचुरल गैस, ये सब हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हैं। तो मेनली जो ऑर्गेनिक है वो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं उसमें। तो हाइड्रोकार्बन को हम मेनली ऑर्गेनिक में कंसीडर करते हैं। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो ज्यादातर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, इनको हम ऑर्गेनिक कंसीडर करते हुए चलते हैं। पहली तो ये बात होगी। तो मोस्टली हम जो पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो हम हाइड्रोकार्बन ही पढ़ते हैं। आपने देखा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स, वो हम यहाँ पर ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है लेकिन वो इनऑर्गेनिक में हम कंसीडर करते हैं। अब वो कौन कौन से एक्सेप्शन है वो जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर बात करें, हमने कहा साइनाइड। साइनाइड ऐसे होता है, कहीं भी साइनाइड लिखा हो, साइनाइड लगा हो, तो ये साइनाइड क्या है? ये कार्बन का कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम कार्बन के हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, HCO3। ठीक है, या फिर हम कार्बोनेट की बात करें, या फिर कार्बन के ऑक्साइड की बात करें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO3 2- होता है, SCO3 1- होता है। कार्बन के ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। और इसके अलावा गाइस क्या होता है? मेटल के कार्बाइड, जैसे धातु ली आपने, मेटल लिया प्लस कार्बन, तो मेटल प्लस कार्बन का जो कंपाउंड बनता है उसे हम मेटल कार्बाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल कार्बाइड कहते हैं, मेटल कार्बाइड कहते हैं। तो ये सब जो है ना, ये इन सबको हम इनऑर्गेनिक कंसीडर करते हैं। इन सबको क्या किया जाता है? इनऑर्गेनिक कंसीडर किया जाता है। नोट कर लीजिए, इन सबको गाइस इनऑर्गेनिक कंसीडर किया जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सब के सब। ठीक है ना, ये सब के सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अकार्बनिक रसायन है, अकार्बनिक यौगिक। तो आपको यहां पर क्या गिवन है? वाटर। वाटर ऑलरेडी इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें कार्बन है ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन का ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन का ऑक्साइड हो गया। तो ये सब के सब तीनों क्या है? ये इनऑर्गेनिक है। तीनों क्या है गाइस? इनऑर्गेनिक है। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक है ये सब। तो आंसर यहां पर डी हो जाएगा, यानी नन। मतलब इनमें कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है ना, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन नहीं है। तो आपको अपने दिमाग में ये रखना है, जो बेसिकली हम मोस्टली जो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक, वो हम हाइड्रोकार्बन को कंसीडर करके चलेंगे। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कंसीडर करो कि ऑर्गेनिक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको आंसर समझ आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ मैटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी? इनमें से वो कौन सी मैटर की स्टेट्स है जिसमें मैक्सिमम डेंसिटी होती है? बताइए एक बार जल्दी ट्राई करें। सॉलिड, लिक्विड, गैस, या इनमें से कोई नहीं। पदार्थ की कौन सी वो अवस्था है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है? पदार्थ की वो कौन सी अवस्था है जिसका सबसे ज्यादा घनत्व होता है? तो यहाँ पर एक तो सॉलिड गिवन है, एक लिक्विड गिवन है और एक आपका गैस गिवन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सॉलिड की अगर हम गाइस बात करें तो सॉलिड के जितने भी पार्टिकल होते हैं क्या वो पास पास होते हैं? बिल्कुल। जितने भी सॉलिड पार्टिकल है, जितने भी सॉलिड के पार्टिकल हैं बहुत घने होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है ना। सॉलिड के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हाईएस्ट होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा मतलब लगभग जीरो मान के चलते हैं, वैसे लेस हम मानेंगे, जीरो तो बिल्कुल होगी नहीं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लेस होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं? कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड को हम दबा नहीं सकते, तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी जिसको हम संपीड़ता कहते हैं, तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो भी भाई बहुत कम होती है।
कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत कम है। इसके अलावा इसका डिफ्यूजन रेट बहुत कम होता है। आप दो सॉलिड को मिक्स करना चाहो तो आपस में अपने आप जल्दी मिक्स नहीं होते हैं, अपने आप दो सॉलिड जल्दी से मिक्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर दो गैस को आप जल्दी से मिक्स करो तो वो अपने आप जल्दी से मिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी जो डिफ्यूजन रेट है, डिफ्यूजन रेट वो भी लेस है यहां पर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना, और ये क्योंकि सब पास पास है तो इनकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, इसीलिए सॉलिड आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? सॉलिड विल बी द राइट आंसर। और ये सब अच्छे से पॉइंट याद रखना। इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है बहुत कम होती है, लीस्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी कम है जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच का जो है वो सबसे ज्यादा होता है, डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, डेंसिटी लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होती है, डिफ्यूजन रेट सबसे कम होता है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एसिटिलीन? आपको यहाँ पे एसिटिलीन के बारे में बताना है। तो एसिटिलीन से रिलेटेड आपको दो ऑप्शन गिवन है और उसके बाद सी ऑप्शन में दोनों और डी ऑप्शन में एक भी नहीं, ऐसा कुछ करके दे रखा है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है इट इज द पॉपुलर नेम ऑफ इथाइन। क्या एसिटिलीन को हम इथाइन कहते हैं? इट इज द फर्स्ट स्टेबल मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। क्या एसिटिलीन एल्काइन सीरीज का फर्स्ट स्टेबल मेंबर है? क्या ये दोनों सही है या इन दोनों में से एक भी सही नहीं है? बताइए क्या आंसर आना चाहिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए एसिटिलीन हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एसिटिलीन हाइड्रोकार्बन है और वो एल्काइन फैमिली का मेंबर है। एल्काइन फैमिली का मेंबर देखो कैसे, यहां पर हम आपको समझा देते हैं। यहां पर इसको हम लिखेंगे एल्काइन, हमने गाइस लिखा है यहां पर एल्काइन, ठीक है, एल्काइन। एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है जितने कार्बन होते हैं उसके डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और माइनस का 2, है ना, डबल और माइनस का 2 कर दो, उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। और नाम के आगे लगा होगा बाई एन ई, हर एक नाम के आगे एल्काइन फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे उसके नाम के आगे बाई एन ई लगा होगा, ठीक है। और ये कैटेगरी फुलफिल हो रही होगी। तो अगर हम एक कार्बन लें तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? तो एक का डबल करो 2 और 2 में से माइनस करो 2 तो 0 हो गया। तो क्या हाइड्रोजन 0 हो सकते हैं? नहीं। तो ये एक कार्बन के साथ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अगर हम 2 कार्बन ले लें, 2 कार्बन हमने ले लिए तो अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? डबल करो 4, 4 में से 2 माइनस करो तो 2, यानी कि हाइड्रोजन होंगे 2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये जो जनरल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग 2 कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन होंगे, तो C2H2। और 2 कार्बन को हम कहते हैं ईथ। क्या कहते हैं? ईथ या एथ बोल दो। और क्योंकि ये बाई एनी लगाना है, एल्काइन फैमिली का मेंबर है, तो ये बन जाता है इथाइन। इसका मतलब यही जो इथाइन है ना, इसी को गाइस हम एसिटिलीन भी कहते हैं, इसी को एसिटिलीन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो इथाइन है इसी को एसिटिलीन कहा जाता है। तो इसका मतलब इट इज ए पॉपुलर नेम ऑफ इथाइन, तो ये ट्रू है। इट इज द फर्स्ट स्टेबल मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज, ये भी ट्रू है, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल मेंबर क्या है? यही है, क्योंकि ये वाला तो एक कार्बन के साथ तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो 2 कार्बन के साथ एग्जिस्ट करेगा, तो यही फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। तो ये इसका मतलब आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। नोट कर लीजिए, कर लिया नोट? अच्छे से समझ आ गया। तो हमने क्या बताया कि एल्काइन ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसके डबल -2 कर दो, उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। और यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आपको मिलेगा। जितने भी एल्काइन ग्रुप के मेंबर्स हैं कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इसी को एसिटिलीन गैस कहते हैं। अब एक और पॉइंट याद रखो एसिटिलीन से रिलेटेड, आंसर तो हमें पता चल गया इस क्वेश्चन का, सी हो गया। एसिटिलीन गैस का एक पॉइंट और याद रखना, इसको हम यूज करते हैं राइपनिंग के लिए। राइपनिंग, राइपनिंग यानी फ्रूट को राइप करना है ना, फ्रूट को पकाना है, कच्चे फलों को पकाने के लिए इसका एसिटिलीन का यूज किया जाता है। ये गैस है, एसिटिलीन क्या है? गैस है। इसके अलावा एसिटिलीन गैस का यूज हम करते हैं ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके, यानी हमने एसिटिलीन गैस ली C2H2 और इसको हमने ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके जब इसको जलाया तो ये हाई टेम्परेचर की फ्लेम जनरेट करती है, हाई टेम्परेचर की, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, 3000 से 4000 के आसपास हाई टेम्परेचर की ये फ्लेम जनरेट करती है, जिससे इसको यूज कर पाते हैं गैस वेल्डिंग में। गैस वेल्डिंग से क्या करते हैं? जो 2 मेटल को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन?
अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सॉल्यूशन नहीं है, और इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये जो शुगर है ना, यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन आपको गिवन है, शुगर सॉल्यूशन यानी चीनी का घोल, ये डी ऑप्शन में गिवन है, चीनी का घोल। चलो अब बताओ, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि इनमें से कौन एक बिलियन नहीं है, बताइए। हिंदी में सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। तो इनमें से कौन बिलियन नहीं है, इनमें से कौन सॉल्यूशन नहीं है, एक बार जल्दी से ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलॉय की बात कर ले। देखो सॉल्यूशन किसको कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को, होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब है कि जब हम दो चीजों को आपस में मिक्स करते हैं, वो अगर एक समान रूप से मिल जाए, घुल जाए और डिसअपियर हो जाए, तो उसको कहा जाता है क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कह देते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होता है ना, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए, जैसे आपने चीनी ली और चीनी को पानी में घुल दिया, तो चीनी आपने देखा होगा पानी में पूरी तरीके से घुल जाती है, तो वो चीनी का घोल बन जाएगा, वो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी वो सॉल्यूशन है, ठीक है। आपने देखा होगा हवा, हमारे आसपास जो एयर दिखाई पड़ती है, इसमें नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आर्गन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और भी अदर बहुत सारी गैसें हैं। लेकिन मेनली जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये चार गैसों से मिलकर बना है। एक आपका नाइट्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन गैस, आर्गन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन चार गैसों से मिलकर हमारा जो एटमॉस्फेयर है मोस्टली बना हुआ है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में ये चार गैसों का मिक्सचर है, जबकि हमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ये एक भी नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है, ये होमोजीनियसली एक समान कंपोजिशन में, एक कंपोजिशन में कह दो, या फिर होमोजीनियसली मिक्स है, होमोजीनियसली मिक्स है, यानी ये होमोजीनियस मिक्सचर है। तो जो एयर है ये गैसियस सॉल्यूशन है, तो ये भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अब हम एलॉय की बात कर लें। एलॉय क्या होती है, मिश्र धातुएं होती हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा धातुओं को मिक्स कर दे एक समान कंपोजिशन में, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन में, तो वो बन जाएगी एलॉय, जिसे हम बोलेंगे मिश्र धातु। जैसे आपने देखी होगी पीतल, पीतल कभी भी देखना उसमें कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक को मिलाकर पीतल बनाई जाती है। तो कॉपर जिंक को एक समान रूप से मिला दिया जाता है, तो आपको कॉपर और जिंक अलग अलग नहीं दिखाई पड़ती है, पीतल दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो हम अगर बात करें एलॉय की, तो जो एलॉय है ये है सॉलिड सॉल्यूशन। एलॉय को हम क्या कहते हैं, एलॉय को कहते हैं, मिश्र धातु को हम कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें सॉलिड मेटल्स, जो मेटल सॉलिड होते हैं उनका मिक्सचर होता है, इसीलिए इसको सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर एयर की बात करें, तो एयर क्या हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा गाइस, एयर हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन, एयर क्या हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन, क्लियर है ना। और इसके अलावा अगर हम शुगर की बात करें तो वो भी आपका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब यहाँ पर दूध की बात आ रही है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दूध कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जो मिल्क है ना ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होता है, याद रखना, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल इतने छोटे छोटे होते हैं कि बस वो हमें होमोजीनियस जैसा दिखाई पड़ता है। जो दूध होता है मिल्क, उसके पार्टिकल इतने छोटे छोटे होते हैं कि हमें वो होमोजीनियस जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो सॉल्यूशन नहीं होता है। दूसरी बात, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो ये एक बात याद रखना, ये कोलाइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। किसमें आता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में। और कोलाइडल सॉल्यूशन का एक टाइप होता है जिसको हम एमल्सन कहते हैं। तो बेसिकली ये दूध जो होता है ये एमल्सन होता है, जिसको हम पाइसन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पाइसन, हिंदी में नोट कर लीजिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आप लोग आंसर क्लिक करेंगे, कौन सा, बी ऑप्शन, ठीक है ना, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको शुगर सॉल्यूशन ऐसे दिख जाएगा, चीनी है, चीनी को पानी में डाला और चला दी चीनी को, तो अब देखो चीनी डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि वो एक समान रूप से पानी में घुल गई, डिसअपियर हो गई, ये बन गया शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, इनमें से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा है। लिथियम गिवन है, बेरिलियम गिवन है, बोरॉन गिवन है, कार्बन गिवन है। एक बार जल्दी ट्राई करो क्या आंसर आना चाहिए। चार आपको ऑप्शन गिवन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। किसकी एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा है, एटॉमिक रेडियस किसकी सबसे ज्यादा है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम गाइस लिख लेते हैं पहले।
जैसे लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो इन सब में दो दो शेल होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएं तो ये इसकी क्या हो गई, न्यूक्लियस हो गई, और ये इसके दो के शेल हो गया और ये इसकी एल शेल हो गई। ठीक है, अगर हम एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, ये हमने क्या बनाया, न्यूक्लियस, ये के शेल हो गई और ये हमने एल शेल बना ली। तो इन सब में जो होगा, इन सब में जो नंबर ऑफ शेल होंगी ये बराबर होंगी। ठीक है, इन सब में नंबर ऑफ शेल क्या होंगी, बराबर होंगी। थोड़ा सा इसको सही से बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। ये के शेल और ये आपकी न्यूक्लियस, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा सब, इसमें देखो चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो बेरिलियम हो, चाहे वो बोरोन हो, चाहे वो कार्बन हो, नंबर ऑफ शेल तो सब में दो दो होंगी। ठीक है, के शेल होगी और एल शेल होगी, क्योंकि हमें पता है के और एल शेल में हम इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में है, ये लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में और एक इलेक्ट्रॉन कहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन है ये एल शेल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो है के शेल में और एक इलेक्ट्रॉन है एल शेल में, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेरिलियम में अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, है ना, बेरिलियम में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2 होगा, के शेल में 2 और एल शेल में 2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगा। लिथियम का क्या था, 2,1 था। अब यहां पर देखो बेरिलियम के केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाएगा एल शेल में। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो अब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ये सिकुड़ने की कोशिश करेंगे। बेरिलियम बोरॉन के केस में एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन, तो एक दूसरे को और अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। और कार्बन के केस में एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन, तो वो और ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो पीरियड में, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से ये जो एटॉमिक रेडियस है या फिर जो एटॉमिक रेडियाई है वो कम होती जाएगी, क्योंकि वो सिकुड़ते जाएंगे। हालांकि इन दोनों में शेल दो ही होते हैं, के शेल और एल शेल, लेकिन फिर भी लेफ्ट से राइट जाने पर इसी रीजन की वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अब एटॉमिक साइज अगर लेफ्ट से राइट डिक्रीज कर रहा है तो सबसे लेफ्ट में कौन है, लिथियम है, तो इसका सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा, तो इसीलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, लिथियम विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया। तो निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है, लिथियम की। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। तो ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जैसे हम पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम में आपके बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे पेट्रोलियम गैस आ जाती है जिसे हम नेचुरल गैस कह सकते हैं, पेट्रोल आ जाता है, डीजल आ जाता है, केरोसिन ऑयल आ जाता है जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल आ जाता है, स्नेहक बोल देते हैं, पैराफिन वैक्स आ जाती है, इन सबको हम पेट्रोलियम से निकालते हैं। अब द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट और फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज डन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी अब इनको जब अलग अलग निकाला जाता है किस प्रोसेस द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या, दो लिक्विड का जो मिक्सचर होता है, अगर उन दोनों लिक्विड का मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट में, उन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर हो, कम का डिफरेंस हो, तो हम उनको गर्म करके क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये आसान नहीं है, इसके लिए पूरे अपरेटस होते हैं, पूरी लैब होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो इसको आप क्या आंसर करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विल बी द राइट आंसर। अब आप यहां पर क्वेश्चन पढ़ लें, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग करके। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन केमिकल चेंज है, एक तो डिसॉल्विंग सुगर इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्रिस्टलाइजेशन, मिल्क टर्निंग सोर। दूध खट्टा हो जा रहा है,
क्रिस्टलीकरण, बर्फ का पिघलना, चीनी को पानी में घोलना। तो सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखना केमिकल चेंज वहां पे होगा जहां पर कोई भी चीज नए पदार्थ में कन्वर्ट हो रही हो। मतलब अगर कहीं पे नया पदार्थ बन रहा है, न्यू मटेरियल बन रहा है और जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। जैसे आपने देखा होगा टमाटर रखा हुआ है, एप्पल रखा हुआ है, थोड़े दिन बाद वो सड़ जाएगा, सड़ने के बाद, खराब होने के बाद उसका इसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसका कलर, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, हो जाएगा और वो नया मटेरियल बन जाता है। ठीक है, तो वो केमिकल चेंज है। आपने देखा होगा जब किसी चीज को जलाते हैं केमिकल चेंज होता है, क्योंकि जलाने पर हमेशा राख मिलेगी या फिर कोई ऐसा मटेरियल मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो याद रखना डिसॉल्विंग इन शुगर, लेकिन आपने चीनी को पानी में घोला, तो ये तो भाई फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि चीनी को अलग से खाएंगे मीठी लगेगी, पानी में घोलने के बाद पानी पिएंगे तब भी मीठी लगेगी। मतलब मटेरियल सेम है, उनकी स्टेट चेंज हो गई, चीनी घुलने के बाद लिक्विड फॉर्म में हो गई, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म। ठीक है ना, तो ये पॉइंट याद रखना। तो डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर ये फिजिकल चेंज है। अगर आइस को हम मेल्ट कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये भी फिजिकल चेंज है, क्योंकि बर्फ से हम पानी बना सकते हैं, पानी से वापस बर्फ बना सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, आपने क्रिस्टल बनाए किसके, शुगर के या फिर सॉल्ट के, तो जो क्रिस्टलाइजेशन है ये भी फिजिकल चेंज है। जो दूध है ना वो अगर खट्टा हो जा रहा है तो ये केमिकल चेंज है। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूध की अलग प्रॉपर्टीज होंगी और खट्टे दूध की अलग प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, Which one of the following is the correct molecular formula of ammonium carbonate if the valency of ammonium ion is +1 and carbonate ion is -2? यहाँ आपको फॉर्मूला बनाना हमने ऑलरेडी सिखाया, एक शॉर्ट हमने आपके लिए वीडियो लिया था और उस शॉर्ट वीडियो में हमने बहुत ही शानदार लेवल का आपको समझाया था, है ना। फॉर्मूला बनाने हमने बहुत सारे फॉर्मूले बनाने बताए थे। हमने कहा था अगर आपको कैटाइन पता है और एनाइन पता है तो कैटाइन और एनाइन का यूज करके हम आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार जल्दी से देखेंगे सभी। हमने कहा था हमारे पास मान लो एक कैटाइन है जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक एनाइन है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके ये जो कंपाउंड बनता है XY, इसको कहा जाता है आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे कैटाइन दे रखा है अमोनिया NH4, इस पर प्लस का एक चार्ज दे रखा है, और कार्बोनेट गिवन है, कार्बोनेट होता है CO3 2-, तो यहाँ पे 2- का चार्ज दे रखा है। अब इनको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 2- को बैलेंस करने के लिए हमें 2 NH4 लेने पड़ेंगे, ये बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस, और CO3, इसको कहते हैं अमोनियम कार्बोनेट। इसको क्या कहा जाता है, अमोनियम कार्बोनेट कहा जाता है। तो इस तरीके से हम, ये अमोनियम का क्या है, कैटाइन है, और ये कार्बोनेट का एनाइन है, इन दोनों को मिक्स करके क्या बन जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से हम केमिकल आयनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवैलेंट कंपाउंड, इनमें से कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड है। देखो कोवैलेंट कंपाउंड कौन होते हैं, जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के आपको मिलेंगे, या तो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। जहां पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी 2 एटम के बीच में, तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, और जहां पर 2 एटम के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। और 3 से ज्यादा शेयरिंग होती नहीं है, तो इसीलिए 3 से ज्यादा बॉन्ड भी नहीं होगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा फोर्थ बॉन्ड नहीं होता है। तो याद रखना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। तो जिस कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। अब यहाँ पर बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड तो नहीं है, क्योंकि ये आयनों से मिलकर बना है, और जो आयनों से मिलकर बनते हैं, आयन से मिलकर बनते हैं, कैटाइन और एनाइन से मिलकर जो बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्साइड की बात करें तो हमें पता है कि कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्साइड पर 2 नेगेटिव चार्ज। और ये चार्ज किसकी वजह से आता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम को छोड़कर बिल्कुल चले गए तब उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया, और जो ऑक्साइड पर 2 नेगेटिव चार्ज कैसे आया, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही है, या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली चला गया या इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आ गया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से
आयनिक बॉन्ड बनते हैं, और जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। सोडियम नाइट्राइड भी क्या है, आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि हमें पता है सोडियम पर एक प्लस चार्ज होता है और नाइट्राइड पर 3 माइनस का चार्ज होता है, तो Na3N ये फॉर्मूला बन जाएगा, और ये कैल्शियम ऑक्साइड का CaO बन जाएगा। ठीक है ना। ऐसे सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें तो गाइस सिलिकॉन कार्बाइड में सिलिकॉन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में है तो उसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए हमें चारों इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, सिलिकॉन को भी और कार्बन को भी। तो सिलिकॉन और कार्बन एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो यहां पर ये होता है शेयरिंग, और शेयरिंग जहां होगी वहां कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब आप कहोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर होंगे नहीं, तो भाई यहाँ पर और भी कार्बन एटम होंगे, और भी कार्बन एटम होंगे, उनसे ये सिलिकॉन क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। जिंक ऑक्साइड सल्फाइड की बात करें, जिंक सल्फाइड भी आपका क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो यहां पर आप आंसर कर देंगे सी ऑप्शन को। क्लियर, मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर इसका क्या मिल गया, सिलिकॉन कार्बाइड। और सिलिकॉन कार्बाइड आप लोग जानते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, द मास नंबर ऑफ आर्गन इज 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर मान लो मास नंबर ना भी गिवन होता आर्गन का, तो वो हमें पता ही होता है आर्गन का मास नंबर 40 गिवन है। अब आपसे 4 ऑप्शन में से सही आंसर पूछना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन आर्गन इज 22, क्या आर्गन में प्रोटॉन की संख्या 22 होती है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन आर्गन इज 18, क्या आर्गन में न्यूट्रॉन की संख्या 18 होती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आर्गन इज 18, क्या आर्गन में 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन आर्गन इज 40, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड कर दें तो वो 40 आते हैं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं आर्गन, वैसे यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए आर्गन की अगर हम गाइस बात करें, ये हमने आर्गन लिखा, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 18 होता है, और जो एटॉमिक मास है वो दे ही रखा है, नहीं भी दे रखा होता तो हमें पता होता है 40 होता है। ठीक है ना। अब जो एटॉमिक नंबर है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक मास यानी मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब याद रखना इस पर जब कोई चार्ज नहीं होता है ना, किसी एलिमेंट के एटम पर जब कोई चार्ज नहीं होता है, तो जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है, ये जो जेड है एटॉमिक नंबर 18, यही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, यहाँ पर 18 हो गई। ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन की संख्या। अब क्योंकि इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल में हमेशा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर मास जो गिवन होगा माइनस कर दो एटॉमिक नंबर को, यानी 40 में से जब आप 18 माइनस करोगे तो आपको 22 मिलेंगे। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने हैं, इसके अंदर 22 है। अब आप एक एक करके चेक करो। तो ये सब आपने देख लिया होगा। अब एक एक करके सभी स्टूडेंट चेक करेंगे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन आर्गन इज 22, क्या ये सही है, गलत है। प्रोटॉन की संख्या 18 है, 22 नहीं है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन आर्गन इज 18, ये भी गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या 22 है, 22 है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आर्गन इज 18, ये करेक्ट है। और द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन कितने हैं 18 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 है, तो इनका सम तो 36 हो रहा है, इन्होंने 40 दे रखा है, तो ये भी गलत है। तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है ना, सी ऑप्शन विल बी द परफेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसको आप एक बार चेक कर ले। आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर 4 एलिमेंट गिवन है, एक नियॉन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और सिलिकॉन। किस वैलेंसी का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है, वैलेंसीज का करेक्ट ऑर्डर। देखिए इसको कैसे करोगे आप, जैसे हम नियॉन की ही बात करें, नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, ये नियॉन क्या है, आर्गन गैस है, सॉरी नियॉन क्या है, इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है।
याद रखना इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ए शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके बाद में अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के शेल में कितने 2 और एल शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके बाद में हमारे बची सिलिकॉन। सिलिकॉन की अगर हम बात करें इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इन सबके आउटर मोस्ट शेल में अगर आप ध्यान से देखें, नियोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, उन्हें हम एक तो बैलेंस, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होते हैं तो हम उसकी वैलेंसी निकालते हैं 8 में से माइनस करके। तो यहाँ पे क्योंकि ये 4 से ज्यादा है तो हम इसकी वैलेंसी निकालेंगे, 8 में से 8 माइनस कर देंगे 0। तो नियोन की जो वैलेंसी निकल के आई वो 0 निकल के आई। ठीक है, और अगर 4 से कम है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, तो वही वैलेंसी होती है। तो मैग्नीशियम के लिए वैलेंसी 2 हो जाएगी, क्योंकि ये देखो आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 4 से कम है। नाइट्रोजन की बात करें ये 4 से ज्यादा है, तो इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 में से 5 माइनस करो तो आपको 3 मिलेगी। और सिलिकॉन की वैलेंसी उतनी हो जाएगी क्योंकि यहाँ भी 4 है, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही वैलेंसी हो जाएगी। तो अब आप चेक कर लेंगे, आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। चेक कर लीजिए, जल्दी से चेक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नियोन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम की संयोजकता का सही क्रम है। तो सिलिकॉन का सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन का, फिर मैग्नीशियम का, और सबसे कम नियोन का। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, नियोन का सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा किसका है मैग्नीशियम का, फिर उससे ज्यादा किसका है नाइट्रोजन का, सबसे ज्यादा किसका है सिलिकॉन का। तो ये इस फॉर्म में आपको ए ऑप्शन में गिवन है, तो आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35 which one of the following will be the correct number of electrons in its valence shell based on Bohr's model of an atom। परमाणु क्रमांक 35 वाले तत्व के लिए बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर उसके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की सही संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। बताइए भाई क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेलोजन ग्रुप लिख लेते हैं। हेलोजन ग्रुप यहाँ पे क्योंकि जो 35 एटॉमिक नंबर है वो उसी में आएगा। एक तो हम फ्लोरीन लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे, ब्रोमीन लिखेंगे, ठीक, आयोडीन लिखेंगे, एसिटाइन लिखेंगे। ये सब क्या है हेलोजन ग्रुप है। फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर होता है, 8 इसमें ऐड कर दो क्लोरीन का मिल जाएगा, 18 इसमें ऐड कर दो ब्रोमीन का मिल जाएगा, फिर 18 ऐड कर दो आयोडीन का मिल जाएगा, फिर 32 ऐड करोगे तो आप एसिटाइन का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। खास बात यह है कि इन सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, इनके सबसे बाहरी कक्षा में यानी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इनकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर इनकी सबकी बैलेंसी कैलकुलेट करो तो हमने क्या बोला था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज्यादा है तो बैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस करना पड़ेगा। तो इन सबकी बैलेंसीज 8 - 7 दैट इज 1 आ जाएगी। अगर फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, इन सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, इन सबकी बैलेंसी 1 होती है। ठीक है, बस ये आंसर आ जाएगा आपका। बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, बैलेंसी नहीं पूछी है, तो आप 7 आंसर कर देंगे। चेक कर लीजिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए, परमाणु क्रमांक 35 वाले तत्व के लिए बोहर्स के मॉडल के आधार पर उसके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की सही संख्या। तो संयोजकता कोश का मतलब बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल को हम बैलेंस शेल कहते हैं और उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर क्या आ जाएगा 7। क्लियर, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसको बहुत अच्छे से समझा देते हैं। देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही हो और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही हो, दोनों ही बातें हो रही हो, तो वो आपकी कहलाती है क्या रेडॉक्स रिएक्शन। और जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है सभी एलिमेंट्स के लिए, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। अब देख लेते हैं एक एक करके। जैसे हम यहाँ पर इसकी ही बात कर लेते, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा 4Fe + 3O2
ठीक है, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो ये मिला 2Fe2O3। ओके, अब जरा इनका हम जब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो इसका 0 होता है। कोई सिंपल अगर एक अकेला है एलिमेंट तो उसका क्या होता है, एलिमेंट या मॉलिक्यूल अगर कोई अकेला है तो उसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर होती है। यहां पर अगर हम O2 की बात करें इसकी भी 0 होगी। अब यहां पर ये क्या है, कंपाउंड है, Fe2O3 है, ठीक है, तो इसके लिए Fe की हम अगर कैलकुलेट करें ऑक्सीडेशन नंबर तो Fe के लिए हम x मान लेते हैं, तो 2Fe है तो हमने यहाँ पर 2 टाइम x लिख दिया। हम केवल एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने 2x लिख लिया और प्लस हम यहाँ पर 3 लिखेंगे इनटू ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इक्वल टू, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो हम यहाँ पर 0 कर देंगे। यहाँ से 2x बराबर आपको मिल जाएगा कितना, प्लस का 6 और x बराबर आपको 3 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर मिल रही है +3 मिल रही है और ऑक्सीजन की यहाँ पर -2 है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज। Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 थी, अब +3 होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है तो वो होता है ऑक्सीडाइज्ड, यानी आयरन क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर देखो 0 थी ऑक्सीजन की, 0 से -2 हो रही है। 0 से -2 होने का क्या मतलब है, कम हो रही है, तो मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन इन चारों में से पहचानना है कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन नहीं है। तो हमने एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता दिया कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं एक एक करके, तो इसको हम हटा देते हैं। ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी आपको रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगी, जब आप चेक करोगे इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होगा, ये भी आपको रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। ये तीनों आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। और ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है ए ऑप्शन में। देखो कैसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, ठीक है। तो क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला। अब इन सबका हम एटॉमिक निकालते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो एल्यूमिनियम का यहाँ पर +3 निकल के आता है, क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, एल्यूमिनियम का +3, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एल्यूमिनियम का +3 है, राइट साइड में एल्यूमिनियम का +3 है, लेफ्ट साइड में क्लोरीन का -1 है, राइट साइड में भी क्लोरीन का -1 है, हाइड्रोजन का लेफ्ट साइड में +1 है, राइट साइड में हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन का लेफ्ट साइड में -2 है, राइट साइड में भी ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब भी ऑक्सीडेशन में नंबर में कोई चेंज ना आए तो वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना, रेडॉक्स रिएक्शन ये नहीं है, नहीं है, नोट कर लीजिए। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपका यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो वो आपकी कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज आइसोमॉर्फस विद क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के आइसोमॉर्फस इनमें से कौन सा है, बताइए। सिंपल सी बात है, जैसे हम यहाँ पर बात करें कि जो स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें ये जो बॉल है ये कार्बन एटम को शो कर रही है। तो हर एक कार्बन एटम अपने 4 कार्बन एटम से जुड़ता है, हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, 3 डायमेंशनली, 3D में जुड़ा होता है, ठीक है ना, याद रखिए। बिल्कुल सेम तरीके से जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो सिलिकॉन भी अपने 4 सिलिकॉन एटम से बॉन्ड बनाता है इस तरीके से। ये भी सिलिकॉन का भी स्ट्रक्चर सेम बनता है 3 डायमेंशनली, ये भी 3 डायमेंशनली बनता है। तो इन दोनों का सेम स्ट्रक्चर बनेगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि भाई आइसोमॉर्फस है ये। एनडीए में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना डेप्थ में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आता है,
बिल्कुल बेसिक्स आता है। अगर आपने अच्छे से 9th और 10th की एनसीईआरटी कवर कर लो बस। जितना हमने देखा है अभी प्रीवियस 2-4 साल में, 2-4-5 साल में हमने देखा, 3-4 साल से जो 2020 के बाद जो पेपर आया है, 2020, 2021, 2022 वाला पेपर, उसमें 9th और 10th की एनसीईआरटी अगर आपने लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर की होगी तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखना, ठीक है ना। तो जो कार्बोनेट्स कंपाउंड वाला चैप्टर है उसको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से कवर कर लेना। 11th और 12th के कुछ गिने चुने चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डायमंड। बाकी अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें, ये दोनों एलोट्रोप होते हैं कार्बन के, ठीक है। कोक और कोल ये दोनों क्या है, ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं, ये फॉसिल्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की कलर क्या होती है, कोई बता सकता है? हाइड्रोजन गैस का कलर क्या होता है? लाइट येलो, ऑरेंज, ब्लैक या कलरलेस? हाइड्रोजन गैस का कलर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस का कलर क्या होता है? लाइट येलो, ऑरेंज या ब्लैक या फिर कलरलेस? तो याद रखना जो हाइड्रोजन गैस है ये कलरलेस होती है। कैसी होती है? कलरलेस। अच्छा, हाइड्रोजन गैस के बारे में याद रखना, हाइड्रोजन के दो एटम सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस क्या है? डायटोमिक है। कैसी है? डायटोमिक। मतलब इसका यह है कि इसकी जो एटॉमिसिटी है, हाइड्रोजन गैस की जो एटॉमिसिटी है वो 2 है। एटॉमिसिटी क्या होती है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने एटम के साथ एग्जिस्ट कर रहा है फ्रीली, उसको हम उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अब 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ एग्जिस्ट करता है फ्रीली, तो इसका मतलब इसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई, और जिसकी एटॉमिसिटी 2 है तो वो डायटोमिक होती है। अब हाइड्रोजन को हम बनाते हैं हाइड्रोकार्बन का यूज करके, यानी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की जाती है, और फिर इस हाइड्रोजन गैस का और नाइट्रोजन गैस का यूज करके, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का यूज करके अमोनिया गैस बनाई जाती है, और फिर गाइस इस अमोनिया गैस का यूज करके यूरिया खाद बनाई जाती है। ये बात समझ आ रही है? और जो हमें पता है कि यूरिया जो फर्टिलाइजर है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का यूज करके जब अमोनिया बनाते हैं तो उसको हम हेबर प्रोसेस बोलते हैं ना, हेबर प्रोसेस, तो वो एक अलग चीज है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिक्स करके अमोनिया, फिर अमोनिया से यूरिया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्स्ट्रा जो हमने बताया। तो यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? कलरलेस। हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? कलरलेस होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिगमेंट। इनमें से कौन पिगमेंट नहीं है, मतलब जो जो कलर नहीं देता है, जो कलर नहीं छोड़ता है। तो बताइए इनमें से कौन सा पिगमेंट नहीं है? जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का, चौक व्हाइट कलर की, व्हाइट लेड व्हाइट। तो यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है ये पिगमेंट होता है, चौक पिगमेंट है, व्हाइट लेड पिगमेंट है, लेकिन सिल्का की बात करें, सिल्का इज नॉट अ पिगमेंट। सिल्का पिगमेंट नहीं है। मतलब सिल्का पिगमेंट का मतलब है जो कलर देते हैं, जिन्हें हम रंजक बोलते हैं या फिर जिनको हम वर्णक बोल देते हैं, ठीक है ना। तो सिल्का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर इट इज नॉट करेक्ट। फर्टिलाइजर से रिलेटेड इनमें कौन सा करेक्ट नहीं है ये पहचानना है आपको। तो एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। सबसे पहले यूरिया इज ए फास्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर, क्या ये सही है? यूरिया में फास्फोरस होता है क्या? बी ऑप्शन में, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर टू द सॉइल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी हम फर्टिलाइजर को क्यों मिलाते हैं मिट्टी के अंदर? ताकि उसकी फर्टिलिटी, उसकी उर्वरकता बढ़ जाए, है ना, उसकी पैदावार बढ़ जाए। क्योंकि जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे जो मिनरल्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बी स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। यूरिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही है। यूरिया को प्रिपेयर किया जाता है अमोनिया का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का यूज करके यूरिया को तैयार किया जाता है। ये एकदम ट्रू है। और अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट डी देखें, यूरिया कंटेन मोर नाइट्रोजन देन अदर फर्टिलाइजर, बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। यूरिया के अंदर अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन होती है। अब ए ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन गलत क्यों है?
यूरिया इज फास्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर, ये गलत है, क्योंकि यूरिया का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होता है NH2CO NH2। आपको यहाँ पे कहीं भी फास्फोरस नहीं दिखेगा, देख लीजिए। यूरिया का जो फॉर्मूला है NH2CO NH2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन कंटेनिंग ये क्या है, फर्टिलाइजर है, लेकिन फास्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर नहीं है, तो इसीलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। चेक कर लीजिए। क्लियर, अच्छे समझ आ गया। हिंदी में देख सकते हो आप। उर्वरकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यूरिया एक फास्फोरस युक्त उर्वरक है, ये गलत दे रखा है, बाकी ऑप्शन सब सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसको भी आप अच्छे से पहचानिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब गलत स्टेटमेंट पूछा है, बताइए क्या आंसर आएगा। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये सही है। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कोवेलेंट, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, क्या आंसर आना चाहिए। सभी स्टूडेंट जल्दी से आंसर करेंगे। ए इज रॉन्ग है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इसको हम ऐसे लिखवा देते हैं। सबसे पहले हम एलोट्रोप की बात करें, कार्बन के जो एलोट्रोप होते हैं, कार्बन के एलोट्रोप कितने हैं, 8 एलोट्रोप होते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स। तो कार्बन के एलोट्रोप का मतलब है जो प्योर कार्बन से मिलकर बने हो, ठीक है। सबसे पहले आपका हो गया डायमंड, ठीक, उसके बाद में आपका हो गया ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्रेफीन, 4 नंबर पे क्या, ग्रेफीन। फिर ऐसी नैनो ट्यूब होती है ना। इस तरीके से 8 टाइप के होते हैं, लेकिन ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम गाइस डायमंड की बात करें, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरी वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस। दूसरी बात, जो डायमंड है ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, बाकी सारे ही हैं बैड कंडक्टर, लेकिन हम कुछ हद तक अगर देखें तो ग्रेफाइट की बात करें, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का चालक है। जबकि ये नॉन मेटल है, सारे के सारे क्या है, ऑल आर नॉन मेटल, ऑल आर नॉन मेटल, ऑल आर नॉन मेटल, लेकिन फिर भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का चालन करता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेफाइट स्लिपरी नेचर का होता है, इसको हम स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कार्बन के जितने भी ये कंपाउंड है, ज्यादातर इनमें जो बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कार्बन के जितने भी कंपाउंड है ज्यादातर बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो, मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ज्यादातर सिर्फ एक ही है ग्रेफाइट, अगर हम ग्रेफाइट की बात करें। बाकी डायमंड हो गया, अदर कार्बन कंपाउंड हो गए, मोस्टली वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बॉन्डिंग जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कोवेलेंट होती है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं सारे। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, बिल्कुल करेक्ट है, ग्रेफाइट को हम स्नेहक के रूप में या लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। डायमंड एलोट्रोप है कार्बन का, बिल्कुल सही बात है। डायमंड क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, एलोट्रोप है कार्बन के। तो मतलब BCD स्टेटमेंट करेक्ट है, ए स्टेटमेंट गलत है, नोट कर लीजिए। समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट हिंदी में देख ले, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे अधिकांश जो कार्बन यौगिक है बिजली के अच्छे संवाहक है, ये गलत दे रखा है। और आज का गाइस लास्ट क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे से कवर करेंगे, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन आपको, नहीं डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पहचानना है कि इनमें से कौन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बताइए इनमें से कौन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इनमें से कौन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है गाइस, बताइए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है हमारे पास एक कोई कंपाउंड है और उसको आपने गर्म किया, या फिर आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी, या फिर आपने उसको धूप में रख दिया, मतलब या तो धूप की वजह से यानी लाइट की वजह से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, या फिर हीट की वजह से वो डिकम्पोज हो जाए अलग अलग कंपाउंड में, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और अगर कोई कंपाउंड हीट की वजह से डिकम्पोज हो रहा है तो उसको हीट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, थर्मल मतलब हीट से रिलेटेड, ठीक है। और अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी
की वजह से, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज होने का मतलब है अलग अलग होना या दो अलग अलग कंपाउंड्स में टूट जाना, ब्रेक हो जाना। तो अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोज हो रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कह देते हैं या फिर इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। अगर कोई आपने कंपाउंड धूप में रख दिया और वो अलग अलग डिकम्पोज हो गया तो उसको हम फोटोलिसिस कहते हैं या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास देखो एक कंपाउंड यहाँ पर ए बी है मान लीजिए। अब ए बी को आपने गर्म किया, गर्म का ये सिंबल होता है, ठीक है। इसको मैं एरो के सामने ऊपर रख दें तो मतलब आप इसको, इस कंपाउंड को गर्म कर रहे हो। ये अलग अलग कंपाउंड में देखो टूट गया, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बी ही ऑप्शन आपको दिख रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को, अगर आपने सिल्वर क्लोराइड को कहाँ रख दिया? धूप में। सिल्वर क्लोराइड किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। इसको आपने धूप में रख दिया, धूप में रखने के बाद ये सिल्वर में और क्लोरीन गैस में अलग अलग टूट जाएगा, इसीलिए इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये फोटोलिसिस है। ये क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये सनलाइट की वजह से हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको क्या मिल रही है? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, चेक कर लीजिए। अच्छे से समझ आ गया सभी को? ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। अब हम आपको क्या है कि सुबह 10 बजे वाली क्लास में आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही है जिसमें हम आपको टॉप 20 फिजिक्स के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, और 1 बजे वाली क्लास में आपकी केमिस्ट्री क्लास चलेगी जिसमें हम आपके टॉप 20 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर है, पेपर तक ऐसा ही चलेगा। उसके बाद में आपका नया बैच स्टार्ट होगा बिल्कुल जीरो से, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है ना। बहुत ही शानदार लेवल की। चलिए, पीडीएफ आपको वहां पे शेयर कर दी गई है, एक बार चेक करना, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी एमबाइब एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया भैया, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है उस एप्लीकेशन पे, क्योंकि वहां पर 3D एनिमेशन के साथ, 3D टेक्नोलॉजी के साथ आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा जिसको आप अच्छे से रिवाइज करोगे, बिल्कुल मतलब इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और आप वहां पर टेस्ट दे सकते हो। फिर एआई टेक्नोलॉजी के साथ आपका टेस्ट जो होगा, आपने जो दिया होगा, वो कंप्लीटली वहां पर परफॉर्मेंस चेक हो जाएगी, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को और तैयारी को और बेटर बना सकते हो, ठीक है। बाकी आप अगर पीडीएफ चाहते हो तो एम्बाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पे सभी क्लासेस की पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू।